गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 12th। जैसा कि फर्स्ट पेपर में आपका चैप्टर सेकेंड चल रहा था सॉल्यूशन, ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर कोर्स पूरा नहीं हो पाया। मैं आपको बता दें कि आपके सिलेबस से लेसन तीन चैप्टर कम हो गए। सेकेंड पेपर से आपका लास्ट से एक चैप्टर था दैनिक जीवन में रसायन और पॉलीमर बहुलक, 2 चैप्टर वो खत्म हो गए हैं। बहुलक तो काफी बड़ा और अच्छा चैप्टर था वो। और फर्स्ट पेपर में लेसन 6 खत्म हो गया है, तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत। इसमें भी बहुत बड़ा चैप्टर था, बात्या भट्टी, मफल भट्टी और कापर के मुख्य अयस्क, एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क, लोहा के मुख्य अयस्क और तमाम तरह की रिएक्शनें। काफी बड़ा चैप्टर आपका कम हो गया। टोटल आपके 17 चैप्टर में 3 चैप्टर कम हो गए। केवल 14 चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसमें सेकेंड के 6 चैप्टर पूरे हो गए और 6 ही बचे हैं। और फर्स्ट में आपको बहुत जल्दी 5-6 लेसन तक हो जाएगा, आप ध्यान से पढ़ें। कल आपको हमने पढ़ाया था राउल्ट लॉ तक, राउल्ट के नियम तक। हेडिंग डालो राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं, नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं। देखो फर्स्ट नंबर, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, केवल तनु विलयनों पर लागू होता है तथा सांद्र विलयन से, तथा सांद्र विलयन से राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित होता है। राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित होता है, विचलन प्रदर्शित होता है। दूसरा नंबर, राउल्ट का नियम केवल, राउल्ट का नियम केवल उन आवासशील विलयनों के, उन आवासशील विलयनों के या फिर उन आवासशील विलयनों पर लागू होता है, लागू होता है जो विलायक से रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जो विलायक से रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जो विलायक से रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जो विलायक से रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। तीसरा नंबर लिखिए, वैद्युत अपघट्य विलयन में, वैद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित होते हैं, वैद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित होते हैं उनके विलयनों पर, उनके विलयनों पर, उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। चौथा पॉइंट, जो पदार्थ, 4 पॉइंट लिख लो, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं, संगुणित होते हैं, उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो परासरण, परासरण, ऑस्मोसिस, परासरण, ऑस्मोसिस। लिखिए परासरण में विलायक के अणुओं का
विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में होकर, अर्धपारगम झिल्ली में होकर, झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से, विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं, स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं, स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं, परासरण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है परासरण दाब, परासरण दाब। परासरण और परासरण दाब में अंतर है। परासरण में क्या है कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण, और परासरण दाब क्या, किसी पर आरोपित बल लगाया जाएगा। लिखो परासरण दाब में अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन में, विलायक से पृथक किए गए विलयन में, पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए, विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए, रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया, विलायक को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब, विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब, अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। इसे कैपिटल P से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल P से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल P से व्यक्त करते हैं। लिखा, फार्मूला लिख लो, कैपिटल P बराबर W/mv RT परासरण दाब, P बराबर W/mv RT। P परासरण दाब है, W पदार्थ की मात्रा है, W पदार्थ की मात्रा है, M अणुभार है, M अणुभार है, V आयतन है, R कांस्टेंट यानी स्थिरांक है जिसकी वैल्यू 0.0821 लीटर इंटू वायुमंडल डिग्री प्रति मोल। इम्पोर्टेंट है, T पता है सबको, यहाँ पर ताप है, समय नहीं, यहाँ पर T ताप है। नोट कर लो फार्मूला, सब मालूम है। परासरण दाब P बराबर W/mv RT, जहाँ R एक कांस्टेंट है यानी स्थिरांक है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 0.0821 लीटर इंटू वायुमंडल डिग्री प्रति मोल। एक बार बोर्ड एग्जाम में केवल पहले ही ऑप्शन, पहला क्वेश्चन फाइंड करने कि R एक कांस्टेंट है, इसका मात्रक क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए थे पेपर में, इंटर बोर्ड में। आज का याद रखना, लीटर इंटू वायुमंडल डिग्री प्रति मोल। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट हेडिंग डालो, समपरासारी विलयन, समपरासारी विलयन, समपरासारी विलयन, समपरासारी विलयन, समपरासारी
विलयन। लिखिए समान ताप पर जिन विलयनों के समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं, समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग समदाबी विलयन। समदाबी विलयन। नेक्स्ट हेडिंग लो समदाबी विलयन। लिखिए समदाबी विलयन में समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं, जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। समदाबी विलयन सीधा सीधा है। समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी कहते हैं। फिर वही समान ताप पर जिन विलयनों के ताप समान होते हैं उन्हें समतापी विलयन कहते हैं। लास्ट हेडिंग डालो अति परासारी और अल्प परासारी विलयन। अति परासारी और अल्प परासारी विलयन। अल्प परासारी विलयन। अति परासारी विलयन और अल्प परासारी विलयन एक साथ है। अति परासारी विलयन और अल्प परासारी विलयन। लिखो इसमें समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। अति परासारी विलयन कहते हैं। और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो वायल वांट हाफ नियम। वायल वांट हाफ नियम। वायल वांट हाफ नियम। हेडिंग डालो वायल वांट हाफ नियम। लिखो इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा करके नई लाइन से लिखेंगे ऐसे। स्थिर ताप पर इस नियम के अनुसार स्पेस देके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के नई लाइन से लिखेंगे। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P और विलयन की सांद्रता C
के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P और विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। C के समानुपाती होता है। तो देखो P समानुपाती C, उसने बोला स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P और सांद्रता C के समानुपाती होता है। तो P बराबर KC, जहां K क्या है बेटा? मीतान क्या? स्थिरांक। P बराबर KC, जहां K क्या है? स्थिरांक है। ठीक है। यदि विलयन की सांद्रता C, यदि विलयन की सांद्रता C, यदि विलयन की सांद्रता C और V मोल प्रति लीटर आयतन हो तो, यदि विलयन की सांद्रता C V मोल प्रति लीटर आयतन हो तो PV बराबर K, PV बराबर K, C सांद्रता, V मोल प्रति लीटर आयतन है, तो बटे में C, PV बराबर K। ठीक है। तो लिख देंगे भिन्न दो दाबों के लिए P1 V1 बराबर P2 V2। ये हमारा है वायल बांड ढापने में, इससे अगर सवाल लगने की जरूरत पड़ सकती है। P1 V1 बराबर P2 V2, भिन्न दो 1 मोल प्रति लीटर आयतन हो तो, और V मोल प्रति लीटर आयतन हो तो PV बराबर K, भिन्न दो दाबों के लिए P1 V1 बराबर P2 V2। अच्छी तरह आपको मालूम है P आपका दाब है, V आयतन है। दूसरी हेडिंग करो, चार्ल्स बांड हाफ नियम। चार्ल्स बांड हाफ नियम, चार्ल्स बांड हाफ नियम, ये नोट कर लिया। चार्ल्स बांड हाफ नियम लिखो। इस नियम के अनुसार बहुत सरल है। वायल बांड में स्थिर ताप है और चार्ल्स बांड हाफ नियम में स्थिर दाब है। तो लिखिए चार्ल्स बांड हाफ में नियम में लिखो, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P, किसी विलयन का परासरण दाब P, परम ताप T के समानुपाती होता है। परम ताप T के समानुपाती होता है। परम ताप T के समानुपाती होता है। T समानुपाती T स्थिर सांद्रता पर। देखो कह रहा है स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P और परम ताप T के समानुपाती होता है। P समानुपाती T, तो P बराबर KT, K में डैश लगा दें क्योंकि जहां K क्या है? नियतांक या कांस्टेंट है। ठीक, अब लिख देंगे भिन्न दो तापों के लिए, भिन्न दो तापों के लिए, हल तो यही हो गया। अब P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2 या P1 बटे P2 T1 बटे T2। आया समझ में? नोट कर लो, चार्ल्स बांड हाफ नियम, भिन्न दो तापों के लिए P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए अब आप लोग। अब आ जाइए क्वथनांक संबंधी और हिमांक। ठीक है, हेडिंग डालो
क्वथनांक संबंधी मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक संबंधी मोलल उन्नयन स्थिरांक। एक बात ध्यान रखना, क्वथनांक और हिमांक में दो डिफरेंट। क्वथनांक माने होता है हीटिंग, यानी कि जब हम इसको हीट करते हैं, कितने पर गर्म करते हैं, और हिमांक का मतलब हो जाएगा फ्रीजिंग, यानी कि जमना। जब आप लोग फ्रीजिंग की बात करेंगे, ठीक है, तो हिमांक जब भी सवाल में या थ्योरी में आएगा, हिमांक में आप पहचान लेंगे। अब नमन शब्द लिखा होगा और नमन शब्द से पहचान हो जाएगी हिमांक का है। हो सकता किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में हिमांक शब्द ना हो और नमन शब्द हो जाए, तो आप समझ जाना कि ये हिमांक के लिए है। बस इतना है कि अगर मोलल शब्द आ जाए तो फार्मूले में 1000 का यूज करना है, और मोलर शब्द आ जाएगा तो फार्मूले में 100 का यूज करना है। यही इसमें है, उन्नयन शब्द आ जाए, उन्नयन शब्द आ जाए समझ लेना क्वथनांक की बात कर रहा। क्वथनांक हो या ना हो, अगर उन्नयन है तो क्वथनांक की बात कर रहा। क्वथनांक जो भी अगर मोलर कहेगा तो 1000 वाला सूत्र, और अगर मोलर कहेगा तो 100 वाला सूत्र। भी समझा रहे, पहले हेडिंग डालो, क्वथनांक संबंधी मोलल उन्नयन स्थिरांक। हेडिंग डालो, क्वथनांक संबंधी मोलल उन्नयन स्थिरांक। मैंने कहा मोलल में 1000 होगा, तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो लिखो परिभाषा, लिखिए 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में किसी आवासशील वैद्युत अपघट्ट पदार्थ का, किसी आवासशील वैद्युत अपघट्ट पदार्थ का, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन, 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे केबी से व्यक्त करते हैं, यानी केबी से प्रदर्शित करते हैं, केबी से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला लिख लेंगे, स्मॉल m बराबर 1000 गुणा केबी गुणा स्मॉल w बटे डेल्टा टी गुणा कैपिटल W। ठीक, स्मॉल m बराबर 1000 गुणा केबी गुणा स्मॉल w बटे डेल्टा टी गुणा कैपिटल W। ठीक है, अब इसमें m आपको मालूम है, सभी बच्चों को अणुभार है, के भी मालूम है, क्वथनांक मोलर उन्नयन स्थिरांक है, स्मॉल w विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा है,